नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। पॉलिटिकल थियरी के इस सीरीज में आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे उसका नाम है व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद पॉलिटिकल थियरी का एक प्रमुख सिद्धांत है और इस पर आज हम सब चर्चा करेंगे। व्यक्तिवाद का मतलब होता है यह एक कोई सिद्धांत मात्र नहीं है, यह विचारों का एक समूह है। अर्थात इस सिद्धांत से जुड़े कई सारे की पॉइंट्स हैं, कई सारे इसके लक्षण हैं जिनके आधार पर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तिवाद जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, इसमें पहला शब्द यानी व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो हम इस सिद्धांत के अंतर्गत यह जानते हैं कि अध्ययन के केंद्र बिंदु के रूप में किसी अन्य की जगह व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है, व्यक्ति को महत्ता दी गई है। जैसे समाज, राज्य, परिवार अथवा अन्य कोई भी साहचर्य एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन हो, उनमें से किसी भी की जगह व्यक्ति को महत्व दिया गया है। अब व्यक्तिवाद एक विचारधारा की तरह है, एक खास तरह के विचारों का समूह है जिसमें कि व्यक्ति के आसपास अध्ययन किया जाता है। तो इस विचारधारा के कुछ की पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या क्या है। व्यक्तिवाद किस मान्यता को व्यक्तिवाद कहेंगे? तो इसका प्रमुख पहली मान्यता है मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। विवेकशील प्राणी का क्या मतलब हुआ? विवेकशील प्राणी का मतलब हुआ एक ऐसा प्राणी जो विवेक से कार्य करता है, जो अपनी अच्छाई और बुराई के बारे में जानता है, अपने सामर्थ्य के बारे में जानता है, अपने उद्देश्यों के बारे में जानता है और अपने विवेकपूर्ण निर्णय के द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। तो यह पहली विशेषता है व्यक्तिवाद की, जिसमें व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी माना गया है। दूसरी विशेषता है मनुष्य का स्वतंत्र अस्तित्व। व्यक्तिवाद में मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है। यह माना जाता है कि व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते ही महत्वपूर्ण है, अध्ययन का केंद्र है और व्यक्ति का अस्तित्व संपूर्ण महत्वपूर्ण है। वह स्वतंत्र अस्तित्व उसका महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि वह राज्य का सदस्य होने के नाते अथवा समाज का सदस्य होने के नाते या परिवार का सदस्य होने के नाते महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मनुष्य स्वयं व्यक्ति होने के नाते ही महत्वपूर्ण होता है। एक अन्य विशेषता इसकी है कि व्यक्ति की निर्णय क्षमता। मैंने बताया ही कि व्यक्ति जब विवेकशील प्राणी है तो वह अपने निर्णयों को, अपने से संबंधित निर्णयों को स्वयं ले सकता है। इसलिए व्यक्ति के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसे है? व्यक्ति को स्वयं है। और इस तरह से व्यक्तिवाद के साथ एक जो बात जुड़ जाती है वह है व्यक्तिगत अधिकारों की। मतलब व्यक्ति अपने भले या बुरे के लिए स्वयं निर्णय ले सकता है, यह उसका अधिकार है। तो व्यक्तिवाद की ये है प्रमुख विशेषता है। एक अन्य विशेषता है व्यक्ति की स्वाधीनता और गरिमा। व्यक्ति की स्वाधीनता और गरिमा का अर्थ यहाँ पर यह है कि व्यक्तिवाद यह विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाधीन या स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, न समाज के न राज्य के। वह एक स्वतंत्र तत्व है और उस पर किसी का नियंत्रण या किसी भी तरह की पराधीनता नहीं होनी चाहिए। और व्यक्ति की गरिमा में विश्वास किया जाता है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन, व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण है, उस जीवन की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तिवाद की एक अन्य विशेषता के रूप में व्यक्ति के अधिकारों की बात हमने बताई ही है कि व्यक्ति के अधिकारों को महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि व्यक्तिवाद के अंतर्गत व्यक्तिवाद का यह विश्वास है कि कोई भी मनुष्य के अधिकार महत्वपूर्ण है और केवल मनुष्यों के ही अधिकार महत्वपूर्ण है। उन अधिकारों के ऊपर कभी भी समाज के, राज्य के अथवा किसी भी अन्य साहचर्य के, इंस्टीट्यूशन के, एसोसिएशन के किसी के भी अधिकारों को वरीयता नहीं दी जा सकती। केवल व्यक्ति के अधिकारों को, व्यक्ति के उद्देश्यों को, व्यक्ति के लाभ को ही, व्यक्ति के सुख को ही महत्व दिया जाएगा। ठीक। तो एक अन्य विशेषता है कि व्यक्तिवाद यह मानता है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। व्यक्ति साध्य का मतलब यह है कि व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य रूपी संस्था का उपयोग किया जाएगा। मतलब राज्य एज ए टूल उपयोग होगा। राज्य कोई उद्देश्य नहीं, बल्कि उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का हित साधन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति केंद्रित है, उस व्यक्ति के ही चारों तरफ। अब एक ऐसी विचारधारा जिसमें कि राज्य
धर्म, देवता, समाज या कोई भी ऐसी भौतिक पराभौतिक चीज़ें अध्ययन के केंद्र में या चिंतन के केंद्र में नहीं है, बल्कि चिंतन के केंद्र में क्या है? व्यक्ति है, और व्यक्ति के उद्देश्य हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति का अधिकार है। तो इस तरह से व्यक्तिवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद का उदय कैसे हुआ। एक ऐतिहासिक विकास क्रम देखते हैं। प्राचीन यूनान में व्यक्तिवाद से संबंधित या व्यक्ति से संबंधित जो चिंतन हुए उसमें प्लेटो और अरस्तु मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। प्लेटो और अरस्तु के विचार प्राप्त होते हैं। प्लेटो के विचार में समाज में ही व्यक्ति को एकाकार माना गया है। प्लेटो ने एक व्यवस्था, जो दार्शनिक राजा की व्यवस्था बताई कि राज्य किस तरह से न्याय से शासित होगा, उसमें व्यक्ति वही कार्य करेगा जो समाज द्वारा उसे सौंपा जाता है। अर्थात व्यक्ति का जो उद्देश्य है स्वतंत्र नहीं है, बल्कि समाज के साथ, राज्य के साथ ही अस्तित्व में होता है। जबकि अरस्तु व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी मानते हैं और यह भी मानते हैं कि व्यक्ति से पहले राज्य का अस्तित्व था। इसका मतलब कि वह व्यक्ति से अधिक राज्य को महत्व देते हैं और व्यक्ति की गणना या व्यक्ति का अध्ययन, व्यक्ति के विषय में चिंतन तभी करते हैं जब वह राज्य का सदस्य होता है। तो इस तरह से प्राचीन यूनानी चिंतन में इस तरह की बातें मिलती हैं जो व्यक्तिवाद के अध्ययन से दूर होती हैं। प्राचीन भारतीय चिंतन में भी देखा जाए तो प्राचीन भारतीय चिंतन में भी समाज को और समाज के प्रति व्यक्ति के दायित्वों को, व्यक्ति के कर्तव्यों के विषय में एक लंबी लिस्ट मिलती है, एक लंबा वर्णन, एक लंबा चिंतन मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति को समाज के प्रति किन दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, समाज के प्रति किन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। किंतु उपनिषदों और दार्शनिक चिंतनों में कहीं कहीं व्यक्ति को एक स्वतंत्र तत्व के रूप में भी परिभाषित किया गया है और उस विषय में भी कुछ चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा का जो चिंतन होता है उसमें किसी भी अन्य मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि व्यक्ति को एक अकेला तत्व मान करके उसके आधार पर चिंतन किया गया है। किंतु यह राजनीतिक रूप से व्यक्ति चिंतन का केंद्र नहीं हो पाया है। मध्यकाल चाहे भारतीय संदर्भ में हो अथवा पाश्चात्य संदर्भ में हो, मध्यकाल सामंतवाद और धार्मिक वर्चस्व का काल रहा है। इस काल में व्यक्ति के अधिकारों और व्यक्ति की स्वतंत्रताओं या व्यक्तिवाद से संबंधित चिंतन में बहुत ही कमी आई। तो इस तरह से मध्यकाल से होते हुए जब हम आधुनिक काल में पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि आधुनिक काल आने के साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं और फिर से व्यक्तिवाद पर चिंतन या व्यक्ति से केंद्रित चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जैसे पहली घटना है धर्म सुधार की। धर्म सुधार एक ऐसी घटना है जिसके माध्यम से पुराने चर्च या परंपरागत चर्च के विरोध में एक नए चर्च, जिसे प्रोटेस्टेंट चर्च कहा गया, उसकी स्थापना होती है और उसके बाद से धार्मिक नियमों में एक बड़ी तब्दीली आती है, एक बड़ा बदलाव आता है। वो यह आता है कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच जो चर्च नामक मध्यस्थ था वह हट जाता है, बल्कि व्यक्ति और ईश्वर सीधे संबंधित हो जाते हैं। इस तरह से चर्च की मध्यस्थता की हटने से व्यक्ति केंद्रित धार्मिक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना औद्योगिक क्रांति की हुई। औद्योगिक क्रांति ने पुराने सामंतवादी युग की व्यवस्थाओं, परंपराओं में परिवर्तन किया। पुराने सामंतवादी युग में जो सत्ता के विभिन्न छोटे छोटे केंद्र और अति शासन उत्पन्न हो गया था, उसकी जगह पर एक औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक परंपराओं, औद्योगिक संबंधों का उद्भव होता है। यह जो औद्योगिक संबंधों का उद्भव होता है वह सत्ता केंद्रित या सामंत केंद्रित नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित होता है। बाजार के आधार पर लेन देन व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बहुत सारे औद्योगिक और व्यापारिक परिवर्तन आते हैं, जिनका असर समाज पर भी पड़ता है, राज्य पर भी पड़ता है। और अब मध्यकाल की सामंतवादी व्यवस्था नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे औद्योगिक और बाजार व्यवस्था उत्पन्न होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति केंद्रित है, व्यक्ति के ऊपर ध्यान देती है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के बाद जो संविधान में स्वाधीनता की घोषणा में जिन बातों का उल्लेख किया जाता है उनमें व्यक्ति के अधिकारों की भी बात होती है। व्यक्ति के अधिकारों को
यह न केवल अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा द्वारा मान्यता दी जाती है, बल्कि उनकी रक्षा के लिए राज्य को भी राज्य के कर्तव्य बताए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे इन घटनाओं से व्यक्ति के ऊपर चिंतन या व्यक्ति के ऊपर महत्व धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगला जो प्रमुख बिंदु है वो है समझौतावादियों जैसे हॉब्स और लॉक के विचार। हॉब्स और लॉक ये जो समझौतावादी विचारक थे, इन लोगों ने राज्य की उत्पत्ति के एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इनका मानना था कि राज्य किसी देवता की या किसी युद्ध की या किसी वंश की परिणति नहीं है। न तो ये देवता का बनाया हुआ है, न तो ये युद्ध में जीता हुआ राज्य है, और न ही ये किसी वंश के विरुद्ध बढ़ जाने से बना हुआ राज्य है, बल्कि राज्य व्यक्तियों के आपसी समझौते का परिणाम है। यह राज्य की उत्पत्ति का जो समझौतावादी सिद्धांत है, उसने इस बात के लिए प्रेरित किया कि अब लोग सोचें कि व्यक्ति ही है जो कि राज्य को बनाता है। अभी तक माना जाता था कि राज्य के अस्तित्व से व्यक्ति का अस्तित्व है, किंतु अब यह उलट गया। अब यह माना जाने लगा, समझौतावादियों के द्वारा यह बताया गया कि व्यक्ति के अस्तित्व से राज्य का अस्तित्व है, व्यक्ति है जो कि आपसी समझौते से राज्य का निर्माण करता है। हॉब्स के जिन समझौतावादी विचारों से व्यक्ति के महत्व की बात पता चलती है, उसे लॉक के विचारों तक आते आते और पुष्ट हो जाती हैं वो बातें। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार देकर के व्यक्ति को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। उसने कहा कि ये अधिकार व्यक्ति को किसी राज्य, समाज या संस्था द्वारा नहीं प्राप्त होते, बल्कि यह उसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त रहते हैं एक व्यक्ति होने के नाते। इस तरह से समझौतावादियों में हॉब्स और लॉक के विचारों से व्यक्तिवाद को बहुत ही बढ़ावा मिला और यह चिंतन और पुष्ट हुआ। आगे चलकर उपयोगितावादियों ने भी व्यक्ति को केंद्र में रख करके चिंतन किया। जैसे बेंथम ने कहा कि अभी हम यहाँ पर केवल व्यक्तिवाद या व्यक्ति से संबंधित ही राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे अगर संभव हुआ तो इन पर एक अलग अलग वीडियो बना करके यह विचार या बातें समझाने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दार्शनिकों में क्या समानताएं, क्या असमानताएं या उनका तुलनात्मक अध्ययन आगे की वीडियोज में किया जाएगा। अभी केवल हम उन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो हम बता रहे थे कि उपयोगितावादी विचारकों में बेंथम ने यह बताया कि व्यक्ति अपने लिए जो कार्य करने हैं या जो कार्य नहीं करने, उनकी तुलना, वह निर्णय लेने के लिए अपने सुख और दुख के विषय में ध्यान रख करके निर्णय लेता है। मतलब वही कार्य करता है जो सुख को बढ़ाने वाला हो और उन कार्यों को त्याग देता है, उन निर्णयों से दूर रहता है जो दुख को बढ़ाने वाला हो। ऐसे में उपयोगितावादियों ने निर्णय के लिए, कार्य करने के लिए उपयोगिता यानी उस कार्य से मिलने वाले सुख के बारे में कहा, और इस तरह से व्यक्ति के सुखों को राज्य के निर्णयों पर महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हुई। राज्य के निर्णय उस बात से प्रभावित होते थे जिससे व्यक्तियों का सुख बढ़े। हालांकि बेंथम आगे चल करके अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं। उनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुख बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को दुख पहुंचाया जा सकता है या कुछ लोगों का दुख भी मान्य है, किंतु उनकी बातों का विरोध जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया और उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए समाज के सामने उसे एक अलग इकाई के रूप में स्थापित किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों को उतना ही महत्वपूर्ण माना, भले वह अल्पसंख्यक हो, अकेला हो, समाज के बराबर अकेला ही ठहरता हो, किंतु वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समाज का पूरा समूह महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद का जो उदय है वो प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक आते आते किस तरह से धीरे धीरे परिवर्तित होता है। अब हम व्यक्तिवाद से संबंधित अलग अलग डायमेंशंस की बात करेंगे। अलग अलग डायमेंशंस में यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से व्यक्तिवाद के कुछ अन्य आयाम भी हैं। जैसे पहला है व्यक्तिवाद का स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, जिसे सीबी मैकफर्सन ने बताया है कि एक ऐसे व्यक्तिवाद की
या एक ऐसी चलन, एक ऐसी परंपरा का चलन हुआ जिसमें यह माना जाने लगा कि व्यक्ति अपने शरीर और अपनी संपत्ति के लिए, अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए, अपने शारीरिक शक्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। वह उसने प्रकृति से प्राप्त की है, इसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, न तो समाज के प्रति और न ही राज्य के प्रति। इसलिए अपने शरीर और बुद्धि से वह जो भी संपत्ति अर्जित करता है उसका मालिक वह स्वयं होता है। तो यह जो विचारधारा है, सीबी मैकफर्सन इसे स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद बताते हैं, पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म बताते हैं, और कहते हैं कि यह उदारवाद के साथ यह विचारधारा बहुत तेजी से विकसित हुई जो बाजार संबंधों पर आधारित थी। जब व्यक्ति अपने क्षमताओं के लिए, अपनी उपलब्धियों के लिए स्वयं जिम्मेदार है तो वह राज्य के या समाज के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे में राज्य और समाज के प्रति अगर उसका कर्तव्य खत्म हो जाता है तो व्यक्ति की जो स्वाधीनता है वह उसे बाजार संबंधों के आधार पर निर्धारित, उसके कर्तव्यों को बाजार संबंधों के आधार पर निर्धारित करती है और व्यक्ति की स्वाधीनता बढ़ जाती है। इस तरह से जो स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद है, जो पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म है, वह बाजार संबंधों प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद की तरफ बढ़ता है। तो सीबी मैकफर्सन ने व्यक्तिवाद की इस आयाम को स्पष्ट किया है, बताया है। इसी आयाम के विरोध में, या कहिए इसी एक बात के सुधार के संदर्भ में जॉन रॉल्स के विचार का उदय होता है। जॉन रॉल्स जो कि न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और वो ये बताते हैं कि जॉन रॉल्स जो कि न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है वह कहीं से भी व्यक्ति के सुख को बढ़ाता नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों के सुख को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को दुख भी पहुंचता है तो उपयोगितावादियों के अनुसार यह सही है। किंतु जॉन रॉल्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति के दुख को कई लोगों के या हजारों लोगों के किसी भी सुख से कम नहीं किया जा सकता। मतलब एक व्यक्ति का दुख कहीं भी हजारों लोगों के सुख से कम नहीं है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी व्यक्ति को दुख दे करके और बहुत सारे व्यक्तियों के सुख को बढ़ाना यह नैतिक रूप से सही नहीं है। इस तरह से न्याय और नैतिकता की जो अवधारणा है, न्याय और नैतिकता का जो पक्ष है, वह व्यक्तिवाद में शामिल करके जॉन रॉल्स ने एक नैतिक व्यक्तिवाद या मोरल इंडिविजुअलिज्म की स्थापना की, या मोरल इंडिविजुअलिज्म इसे कहा जाता है। एक अन्य विचारक हुए कार्ल पॉपर, जो कि प्रणाली वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के ऊपर उन्होंने कुछ विचार अपने दिए। प्रणाली वैज्ञानिक व्यक्तिवाद को बताते उन्होंने बताया कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि समाज का अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि इस अध्ययन की इकाई कोई संस्था या समूह नहीं, बल्कि इस अध्ययन की इकाई व्यक्ति स्वयं होगा। जब हम किसी समाज का अध्ययन करते हैं तो उसके छोटी छोटी इकाइयों को, यानी उसके व्यक्तियों को, उसके सदस्यों को, उस संस्था के सदस्यों का अध्ययन करते हैं। ऐसे में ही हम सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो एक मेथड के रूप में व्यक्तिवाद को समाज विज्ञान में प्रयोग करके या समाज के अध्ययन में प्रयोग करके कार्ल पॉपर ने प्रणाली वैज्ञानिक या मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म की बात कही। अब व्यक्तिवाद से संबंधित कुछ विशेषताएं और उनके कुछ आयामों को हमने बता दिया है, किंतु ऐसा नहीं है कि व्यक्तिवाद कोई ऐसी अवधारणा है जो पूर्णतया दोष रहित है। इसकी बहुत सारी अपनी बुराइयां भी हैं या इसके बहुत सारे आलोचनाएं भी की जाती हैं। जैसे एडमंड बर्क, जो कि रूढ़िवादी कहे जाते हैं, उन्होंने बताया है कि व्यक्ति के ऊपर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। व्यक्ति को इतना निर्णय में, चिंतन में, विवेक में इतना संपन्न मान लेना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एडमंड बर्क का मानना है कि व्यक्ति ऐसा है जो कि गलतियां कर सकता है, जबकि व्यक्तियों का समूह यानी समाज गलतियां नहीं करता है। इसलिए हमें व्यक्ति पर नहीं बल्कि समाज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, व्यक्तियों के समूह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह से एडमंड बर्क ने व्यक्तिवाद की आलोचना करते हुए या व्यक्तिवाद की कमी बताते हुए यह बात उजागर की है। एक अन्य आलोचना कहिए या एक अन्य विचारक जिन्होंने कि व्यक्तिवाद की कमी को उजागर करते हुए कहा कि व्यक्ति
जो अलेक्स द टाकविले हैं, उन्होंने व्यक्तिवाद की आलोचना करते हुए बताया कि अगर हम अमेरिका का देखें, अमेरिका का अध्ययन करें, तो यह पता चलता है कि किस तरह से अमेरिकी समाज में व्यक्ति समाज से दूर होता चला जा रहा है। वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर होता जा रहा है, सामाजिक संबंधों से दूर होता जा रहा है, केवल पूंजीवादी संबंधों, बाजार आधारित संबंधों पर ही वह निर्भर रह गया है, या बाजार आधारित संबंधों पर ही उसका विश्वास रह गया है। इस तरह की स्थिति व्यक्ति को समाज से अलग कर रही है, और व्यक्ति को समाज से अलग करने वाली कोई भी व्यवस्था सुधार योग्य है। उसकी कमियों को सुधार किया जाना चाहिए, न कि उसको उसी तरह से लागू कर देना चाहिए। तो व्यक्तिवाद की इस तरह की कमियों और उसकी बुराइयों को उजागर किया जाता रहा है समय समय पर। इसके अलावा एक और अन्य नाम है माइकल ऑक्सफोर्ड का। माइकल ऑक्सफोर्ड ने बताया है कि किस तरह से लोकतांत्रिक प्रणालियों में व्यक्तिवाद धीरे धीरे खत्म होता जाता है। वैसे तो लोकतांत्रिक प्रणालियों में एक व्यक्ति का एक वोट, जो कि व्यक्तिवाद की आधारभूत कल्पना है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति को वहाँ पर किसी पद या किसी उसके विशेषताओं के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार मिला होता है। किंतु लोकतांत्रिक समाजों में यह अवस्था धीरे धीरे विकृत हो जाती है। जब पॉपुलर डेमोक्रेसी या पॉपुलर गवर्नमेंट या लोकप्रिय सरकार स्थापित होती है, तो वह व्यक्ति को व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि उसे एक समूह के रूप में, एक मास के रूप में, एक जनपुंज के सदस्य के रूप में देखती है। और जब वह व्यक्ति जनपुंज का सदस्य बन जाता है, मास का अंग बन जाता है, एक भीड़ का अंग बन जाता है, तो वह उस भीड़ को निर्देशित करने वाले निर्णय लेती है, और इस तरह से व्यक्ति का अस्तित्व धीरे धीरे कम होने लगता है या समाप्त होने लगता है। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा जो धीरे धीरे विकसित होकर के व्यक्ति के अधिकारों और व्यक्ति को चिंतन के केंद्र में लाने का प्रयास कर रही है, और अभी भी यह चिंतन में बनी हुई है, अभी भी यह प्रचलन में बनी हुई है। किंतु यह भी बहुत सारी अन्य बातों, बुराइयों और अच्छाइयों के साथ जुड़ी हुई है। इस तरह से हम इसके दोनों पक्षों को देख सकते हैं। आज व्यक्तिवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न हो जो कि आपको परीक्षाओं में आपने दिए हो, या फिर अन्य जगह, उन्हें आप पूछ सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ रहे।